हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे लेक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए, पिछली बार हमने कंक्लूड किया था मनी सप्लाई को। ठीक है, तो मनी सप्लाई हमें आया था एम इंटू एम नॉट। ठीक है, तो ये था हमारे पास एम नॉट जो प्राइमरी मनी प्रिंट हुआ था, और उसके बाद जो मनी सप्लाई था। मनी सप्लाई में जब मनी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होता था, जैसे मान लीजिए प्राइमरी मनी मान लीजिए 500 का नोट प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है 5.4। तो 5.4 को 500 से मल्टीप्लाई करने से आप देख लीजिए 00 एंड दिस 2500 समथिंग। तो यहाँ देखिए मनी सप्लाई, देखिए 500 की बैकिंग पे 2500 इंक्रीज हुआ। तो जितना आप मनी प्रिंट करते जाओगे, लेकिन मनी सप्लाई उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये मनी सप्लाई। ठीक है, अब मनी सप्लाई को देखिए रेगुलेट करने के लिए आरबीआई की है कुछ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स होते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, मान लीजिए ये हम चलिए अभी डिस्कस कर लेंगे आगे आगे। मतलब अगर ये है मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई में आपको पता ही है करेंसी और बैंक, करेंसी और एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास है, और बैंक डिपॉजिट्स। बैंक के अपने डिपॉजिट्स नहीं, बल्कि जो पब्लिक के बैंक के पास डिपॉजिट्स है वो मनी सप्लाई में काउंट होते हैं। ठीक है, मतलब जिनसे लोन आगे दिया जा सकता है, जो करेंसी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो सकती है, जिससे लेन देन हो सकता है, वो मनी सप्लाई में आएगा। ना कि वो जो गवर्नमेंट के पास है और जो बैंक का अपना पैसा आरबीआई के साथ या कुछ है, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था इंक्लूड मनी सप्लाई में करेंसी और बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, लेकिन पब्लिक के डिपॉजिट जिनसे लोन आगे दिया जा सकता है, ठीक है, जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में। ठीक है, बहुत हाई है मनी सप्लाई, तो इन्फ्लेशन हाई होगा। ठीक है, मतलब करेंसी पैसा ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, तो पैसा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हाई होगा। तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, वो फिर अपनाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब वो इकोनॉमी से पैसा सक करेगी। इकोनॉमी से पैसा सक कैसे करती है, उनके लिए उनके पास क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर अब आरबीआई चाहती है कि नहीं, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाए, मार्केट में डिमांड बढ़े, तो वो यूज़ करेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप याद रखोगे थोड़ा। एक तो आएगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अब होगा कॉन्ट्रैक्शनरी होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से ये होता है कि जो आरबीआई है वो क्या करेगी, जो जब मतलब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इससे पैसा जो है इकोनॉमी से सक आउट होगा, वो आरबीआई को चला जाएगा। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, इसमें मनी सप्लाई कम होगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाए, डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड ये कहा जा रहा था कि मतलब हमें फर्म्स की लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है। तो उसके लिए क्या किया फिर गवर्नमेंट ने, उन्होंने वो मॉरिटोरियम लाया था 3 लाख करोड़ का। तो मतलब जो बैंक है बाकी है, या जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन्स मिले। ठीक है, तो इसी आप कुछ फिर उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, ताकि मतलब जो इकोनॉमी में है पैसा रहे, ड्यू टू कोविड कोई सफर ना करे। तो उसके लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने अपनाई थी। ठीक है, यहाँ जो मॉरिटोरियम दिया था। ओके, नाउ आज का डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आज है मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब देखिए मनी कैसे प्रिंट किया जाता है। तो देखिए दो सिस्टम्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जो पहले हुआ करता था। देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले जब आरबीआई प्रिंट मनी करती थी, तो वो अगर मान लीजिए आरबीआई ने 100 रुपीज़ प्रिंट किया। ठीक है, 100 रुपीज़ प्रिंट किया आरबीआई ने, तो ये मान लीजिए अब इकोनॉमी में चला गया कि ये इकोनॉमी में चला गया ये 100 रुपये। ठीक है, लेकिन इसके बदले आरबीआई रिजर्व करती थी 40 रुपये के रिजर्व। 40 रुपये मतलब इस अगर 100 रुपये इकोनॉमी में बेच दिया, तो 40 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, या फिर कोई फॉरेन जैसे डॉलर हुआ। ठीक है, डॉलर, तो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर ये आरबीआई रिजर्व करती थी, तो इसको बोलते थे प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, पीआरएस। ठीक है, तो ये 1956 से पहले का सिस्टम था। तो पहले प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था। तो उससे क्या था, अगर आरबीआई कोई नोट प्रिंट करती, इकोनॉमी में जाता, तो उसके बदले वो 40 रुपये का, उस जो 100 है इसका 40%। ठीक है, तो 100 रुपीज़ अगर प्रिंट किया, तो इसका 40% इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, जैसे डॉलर हुआ। फॉरेन सिक्योरिटीज यूजुअली हार्ड करेंसीज होती है, जैसे डॉलर, युआन। ठीक है, तो
इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड डॉलर रिजर्व करती थी, ठीक है, 40% इसका। ये पहले था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। मान लीजिए आरबीआई को प्रिंट करना था मनी, मान लीजिए आरबीआई को प्रिंट करना था 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, तो इसका 40% आरबीआई, 1 लाख का 40%, तो मतलब 40,000, ठीक है, 40,000 पहले रिजर्व करती इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ डॉलर एटसेट्रा वट एवर, तो फिर ये 1 लाख के इकोनॉमी में बेच देते। तो ये था पहले पहले वाला सिस्टम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम को 1956 में जो अडॉप्ट किया वो था मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, एमआरएस। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए एज पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई को देखिए 3 चीजें मनी सप्लाई में अब जरूरत है। आज क्या कर सकता है आरबीआई, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मनी प्रिंट कर सकता है एज पर एमआरएस, मगर लेकिन हाँ 3 चीजें जो रखनी पड़ेगी वो है, एक तो रखना पड़ेगा गोल्ड, यस, 200 करोड़, एक तो 200 करोड़ रखना पड़ेगा। ये दो दो फॉर्म्स में, सॉरी एक सेकंड, देखिए अब मनी प्रिंट करने के लिए आरबीआई को क्या चाहिए, देखिए आज तीन तीन एलिमेंट्स जो है मनी मनी प्रिंट करने के लिए अब चाहिए। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब देखिए अब तीन तीन वो तीन क्या है जिनसे आरबीआई आज प्रिंट करती है। नंबर फर्स्ट इज द गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। तो नंबर सेकंड इज द फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है, एफएस शॉर्ट में मैंने लिखा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इनका मतलब क्या है, देखिए अब आरबीआई को मतलब मनी प्रिंट करना है, तो देखिए अब यहाँ पे हाँ, अगर आरबीआई को अब मनी प्रिंट करना है तो आरबीआई देखिए यहाँ से अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मनी प्रिंट कर सकती है। अनलिमिटेड मतलब जितना चाहिए उतना आज प्रिंट कर सकती है, अनलिमिटेड मनी, ठीक है। तो हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, जो नया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके मुताबिक देखिए 200 करोड़, एटलीस्ट 200 करोड़, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर ले, लेकिन कम से कम 200 करोड़ का क्या होना चाहिए, एक तो गोल्ड प्लस सिक्योरिटीज, ठीक है, एफएस फॉरेन सिक्योरिटीज। तो फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब है जैसे जो हार्ड करेंसीज होती है, हार्ड करेंसीज वो करेंसीज होती है जिनसे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। जैसे अगर हार्ड करेंसी का मतलब क्या है, देखिए अगर मतलब डॉलर है, ठीक है, डॉलर है, तो आप डॉलर से ऑयल खरीद सकते हो, ईरान से भी, सऊदी अरबिया से भी, यूएई से भी। लेकिन आप रुपी यूज नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि रुपी जो है वो हार्ड करेंसी नहीं है, ठीक है। तो हार्ड करेंसीज में जैसे डॉलर हुआ, इसी तरह जापान की करेंसी युआन, ठीक है, वो हुआ। तो हार्ड करेंसी जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है, दो आर कॉल्ड हार्ड करेंसीज, मतलब आप वो करेंसी किसी भी जगह यूज करके कुछ लेन देन कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं हार्ड करेंसीज। तो अब क्या चाहिए, आज जो चाहिए, देखिए 200 करोड़ का जितना आरबीआई प्रिंट करना चाहिए मनी उतना कर सकता है, लेकिन बदले में रिजर्व क्या रखना पड़ेगा, 200 करोड़ का रखना पड़ेगा, एक तो गोल्ड और दूसरा फॉरेन सिक्योरिटीज। तो फॉरेन सिक्योरिटीज जैसे डॉलर हुआ, युआन हुआ। तो लेकिन हाँ, इन 200 करोड़ में अब डेफिनेटली 115 करोड़, 15 करोड़ डेफिनेटली होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। अब आई होप कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, देखिए आरबीआई, सॉरी, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। तो देखिए 3 चीजें आएंगी, एक तो आएगा पहले गोल्ड, गोल्ड मतलब जो आरबीआई को रिजर्व करना पड़ेगा जब वो मनी प्रिंट करेगी। तो आजकल आरबीआई अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मनी प्रिंट कर सकती है, लेकिन बदले में रिजर्व क्या रखना पड़ेगा, एक तो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज। तो फॉरेन सिक्योरिटीज जैसे डॉलर, युआन, हार्ड करेंसीज, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है, ठीक है। तो गोल्ड डेफिनेटली, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज टोटल कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़, एटलीस्ट 200 करोड़। फिर ज्यादा भी आरबीआई चाहे तो कर सकती है, लेकिन इस 200 करोड़ में अब क्या होना चाहिए, 200 करोड़ में 115 करोड़ के होने चाहिए गोल्ड, और फिर बाकी वो फॉरेन सिक्योरिटीज में रख सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 115 करोड़ गोल्ड में होना चाहिए। और प्लस तीसरी चीज क्या है, देखिए एक तो गोल्ड आया, फॉरेन सिक्योरिटीज आया, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज मिला के 200 करोड़ का डेफिनेटली आरबीआई को रिजर्व करना है, ठीक है। लेकिन इस 200 करोड़ में 115 करोड़ डेफिनेटली गोल्ड का होना चाहिए, और फिर बाकी फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकता है। लेकिन फिर अगर आरबीआई 200 करोड़ बराबर चाहिए कि नहीं 200 करोड़ गोल्ड ही रख ले, तो फॉरेन सिक्योरिटी ना रखे वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये है, इस मुताबिक पैसा छापा जाता है कंट्री में। और तीसरी चीज जो है इसमें आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज़। तो इसको हम देखेंगे। देखिए, अब आपको मनी प्रिंट करना है तो एमआरएस के मुताबिक पहले 200 करोड़ का क्या प्रिंट होगा, 200 करोड़ का रिजर्व क्या होगा, प्रिंट जो मनी प्रिंट करेगी उसके बदले जितना चाहे उतना कर सकती है, 1 लाख करोड़ 2 लाख जितना चाहे आरबीआई प्रिंट कर सकती है, लेकिन रिजर्व रखना पड़ेगा 200 करोड़ के, इसमें गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है, प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज। तो गोल्ड नेसेसरीली 115 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, देखिए, अब गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रही है, गवर्नमेंट देगी आरबीआई को एक पेपर, ठीक है, पेपर, उस पर लिख देगी कि हम आपको चलिए इसका वैल्यू है 100, ठीक है, तो 100 गवर्नमेंट ने आरबीआई को दे दिया, तो आरबीआई बदले में प्रिंट करके गवर्नमेंट को 100 देगी, ठीक है। तो इस पेपर के बदले गवर्नमेंट ने बरो किया आरबीआई से कितना, 100, लेकिन आरबीआई ये गवर्नमेंट ने प्रिंट करवाया, ठीक है, फ्रॉम द आरबीआई। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने अब पैसा छापा, ठीक है, अब मान लीजिए 20 लाख छापा, 20 लाख जो है प्रिंट किया आरबीआई ने, ठीक है। तो इसमें से देखिए, अब रिजर्व जो रहेगा आरबीआई के पास 200 करोड़ की क्या रहेंगी, फॉरेन सिक्योरिटीज प्लस गोल्ड, ठीक है, प्लस गोल्ड, और अब तो फॉरेन सिक्योरिटीज गोल्ड 200 करोड़ की, और क्या रहेगा, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो 200 करोड़ की ये रह गई, लेकिन 20 लाख छापा, तो जो आप मान लीजिए यहाँ पे 200 लाख कुछ, मतलब इससे 200 करोड़ से ज़्यादा मान लीजिए 500 करोड़ जो है प्रिंट किया, ठीक है, 500 करोड़। तो इसमें से 200 करोड़ रिजर्व रहेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, तो उसमें से 115 करोड़ नेसेसरीली गोल्ड का ही होना चाहिए, और जो बाकी बचेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके। नाउ तो ये यहाँ पे था मिनिमम रिजर्व सिस्टम के मुताबिक कैसे पैसा छापा जाता है, ठीक है। तो रिजर्व 3 चीज़ें रखनी पड़ेंगी, एक तो गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो रिजर्व रहेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रहेगा। देखिए, अगर 500 करोड़ छापे, 200 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड की, और बाकी 300 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिंपल ये वो सिक्योरिटीज होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट आरबीआई को कुछ पेपर देगी, उस पर लिखेगी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़, तो वो पेपर आरबीआई लेगी, और आरबीआई बदले में प्रिंट करके उतना मनी गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, तो ओवरऑल देखिए, गोल्ड कितने का होना चाहिए, जो रिजर्व करना है। आरबीआई अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मनी प्रिंट कर सकती है, लेकिन रिजर्व रखना पड़ेगा गोल्ड जो 115 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एक तो, और दूसरी फॉरेन सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, और वो होना चाहिए टोटल 200 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। जितना आरबीआई फिर उससे ज़्यादा भी चाहिए तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा भी रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो 3 थिंग्स जो है मनी प्रिंट करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, एक तो गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज़, तो इनका वैल्यू 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़, लेकिन इसमें से नेसेसरीली 200 करोड़ में इसका वैल्यू होना चाहिए 115 करोड़, ठीक है। तो उसके बाद अगर 115 करोड़ गोल्ड का है, तो उसके बाद जो फॉरेन सिक्योरिटीज और इनका नेसेसरीली 200 करोड़ रिजर्व रखना पड़ेगा, और उसके बाद सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बाकी पार्ट होगा। मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन जब भी मनी प्रिंट होगा, मान लीजिए 700 करोड़ प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे 700 करोड़ प्रिंट हो रहे हैं। अब आरबीआई ने 700 करोड़ प्रिंट किए, और रिजर्व क्या किया, 200 करोड़ पहले रिजर्व किया, किसका, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज का, G+F यहाँ पे रख लीजिए। देखिए, आरबीआई ने अब मान लीजिए 1000 करोड़ प्रिंट किया, 1000 करोड़, तो इसमें से देखिए 200 करोड़ का क्या रहेगा रिजर्व, बैक जो रहेगा, एक तो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटी, और प्लस क्या रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जीएस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो देखिए 200 करोड़ अगर इसकी है, तो जो बाकी 1000 करोड़ टोटल प्रिंट किया, लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो 800 करोड़ रहेंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रहेगा इन द मनी सप्लाई, इन जब रिजर्व करेगी, ठीक है। नाउ तो सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये डेफिसिट फिनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज। डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब है, देखिए, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू क्यों करती है, देखिए ये गवर्नमेंट है,
तो इसको अब पैसा चाहिए, पैसा रेज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आरबीआई को पेपर देगी, पेपर देगी जिसको हम सिक्योरिटीज कहते हैं, उस पर लिखेगी कुछ 100 करोड़ 100 करोड़ एटसेट्रा, और आरबीआई बदले में प्रिंट करके पैसा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है आरबीआई, आरबीआई, ठीक है, और ये है गवर्नमेंट, ओके, ये है गवर्नमेंट। नाउ देखिए क्या होगा यहाँ पे, किस तरह का वो, अब गवर्नमेंट को देखिए गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कुछ खर्चे करने हैं, ठीक है। मान लीजिए कोविड-19 आया तो गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो रिड्यूस हो गए, बाकी जो जीएसटी एटसेट्रा था वो नहीं आया, तो गवर्नमेंट को अब चाहिए, उनको पैसा डेफिनेटली चाहिए, तो लाएगी कहाँ से? तो गवर्नमेंट क्या करेगी इन सच सिचुएशंस, देखिए 1990 से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, तो गवर्नमेंट क्या है, अब गवर्नमेंट के पास ना ही टैक्सेस है ना ही जीएसटी है, कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को अब रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि इकोनॉमी में यूज़ करना है, खर्चा करना है। तो क्या क्या करेगी इन सिचुएशंस में, गवर्नमेंट आरबीआई को देगी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब पेपर देगी, उस पर लिखेगी 100 करोड़ की सिक्योरिटी दे दी आरबीआई को पेपर पे लिख के, वो सिंपल एक पीस ऑफ पेपर है। तो आरबीआई इस 100 करोड़ जब आरबीआई में चला गया, तो इस 100 करोड़ के बदले आरबीआई इनको देगी 100 करोड़, 100 करोड़, मगर ये प्रिंट करके देगी, ये मनी प्रिंट करेगी 100 करोड़ और आरबी गवर्नमेंट को दे देगी। तो अब देखिए इसको बोलते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग, ठीक है, डेफिसिट, डेफिसिट फिनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फिनेंसिंग, इसको फिजिकल डेफिसिट के साथ कंफ्यूज मत करना। डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब है जब गवर्नमेंट को मनी ज़रूरत पड़ता है, जब वो सिक्योरिटीज़ देगी आरबीआई को, आरबीआई बदले में पैसा प्रिंट करके देगी, तो इससे जो फाइनेंसेस है गवर्नमेंट के, मतलब जो कम पड़ रहा था, डेफिसिट जो हो रहा था, वो किसने वो पूरा किया आरबीआई ने, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। तो डेफिसिट फिनेंसिंग अनयूजुअल सिचुएशंस में देखिए, मतलब जैसे कुछ हुआ था, जैसे जीएसटी कम आया था, तो स्टेट्स को स्टेट्स सेंटर और स्टेट के बारे में भी बहुत टाइम तक ये जो था इशू चला था कि मतलब कैसे हम फिर स्टेट्स क्या करें, अगर उनके पास देखिए जीएसटी की कोई कलेक्शंस नहीं आ रही थी तो स्टेट्स को पैसा नहीं जा रहा था, तो उस वक्त फिर स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि आप बारो कर लो मार्केट से, तो फिर हम आपको जो जब फिर जीएसटी राइज होगा, रेवेन्यू राइज होगा, तो उससे हम फिर वो पैसा चुका देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इशू आया था ड्यूरिंग कोविड, तो वैसे ये आपकी सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। तो अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आई होप कि समझ आया होगा आपको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या करती है, डेफिसिट फिनेंसिंग, जब गवर्नमेंट के फिनेंसिस, ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, तो जब भी गवर्नमेंट को डेफिसिट पड़ता है, पैसे की किल्लत होती है, बजट के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है, लेकिन अब कुछ अनयूजुअल सिचुएशंस या लिबरलाइजेशन से पहले बहुत ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट यहाँ से प्रिंट सिक्योरिटीज़ देती थी आरबीआई को, और आरबीआई प्रिंट करके मनी देती थी, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता था, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता था, ठीक है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता था, ठीक है। नाउ आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। देखिए अब प्रिंटिंग मोर मनी, अगर ज़्यादा मनी हम प्रिंट कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप, ये तो नहीं है ना कि आप जो आरबीआई है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मनी प्रिंट करके सबको 2.5 2.5 लाख 3 3 लाख दे दे, तो देखिए उससे क्या होगा, अब अगर मनी ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, मनी ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, मनी बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ बास्केट ऑफ गुड्स है, ठीक है, तो इनका वैल्यू है 14 रुपीज़, ठीक है, 14 रुपीज़, या मान लीजिए सॉरी, कुछ बास्केट ऑफ गुड्स, इसका वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है, तो ये गुड्स, ठीक है, तो ये हमने बनाई, ये गुड्स है इकोनॉमी में, इसका वैल्यू था 10 रुपीज़। अब यहाँ से 1 पर्सन 2 पर्सन, तो इसके पास मान लीजिए है, इसके पास भी मान लीजिए 10 रुपीज़ है, और इसके पास भी 10 रुपीज़ है। अब मान लीजिए आपने प्रिंट करके इस पहले वाले को और दे दिया 10, तो इसके पास हो गई 20, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से कुछ गुड्स चेंज नहीं हो रही है, गुड्स सेम रह रही है, हम इकोनॉमी में गुड्स की सप्लाई कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, तो ये जो है ये 20 देने के लिए तैयार होगा, लेकिन इसके पास 10 है, मान लीजिए इसको भी और 20 दे दिया, तो इसका 30 हो गया, तो ये अब 30 देने के लिए तैयार होगा। तो जब मनी ज़्यादा चला जाएगा इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रिंट करके लोगों के हाथ में पैसा दे के, वो तब क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब रिसोर्सेज सेम रहेंगी, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइक होगा। तो ऐसा देखिए जिम्बाब्वे में हुआ था ड्यूरिंग इलेक्शन, वहाँ की पीएम ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा प्रिंट किया था, तो फिर लोगों के हाथ में ऐसे ही दे दिया, तो फिर वहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ लोड कैरियर से पैसा लेके फिर कुछ
1 किलो का चावल लाते थे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसी तरह अब तो ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रिंट करे और लोगों को दे दे, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन खाली होगी। मतलब मनी बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाएगा और वो उसी मनी को उसी व्हाट इज़ मनी, जस्ट पीस ऑफ पेपर, तो वो बहुत ज़्यादा मनी तैयार होंगे सेम रिसोर्स को देने के लिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। लेकिन अब अगर मनी देखिए, अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि बहुत सारा पैसा छाप के फिर पूरी जो है अमेरिका के डॉलर्स लाए उसके बदले, ऐसा क्यों नहीं गवर्नमेंट करती। तो ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप मुझे आंसर में कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट करेगी और उस मनी के बदले डॉलर्स खरीदते जाएगी, तो इससे मतलब पूरी अमेरिका की इकॉनमी मान लीजिए बाई करेगी, ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद होते हैं, देखिए नाउ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, तो देखिए दो मेजर्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल की। एक तो क्वांटिटेटिव मेजर्स या जनरल मेजर्स, ये रेगुलेट करते हैं ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। जब मतलब देखिए हमने पढ़ा था मनी सप्लाई, एम एस इज इक्वल टू एम इंटू एम नॉट, ठीक है, एम इंटू एम नॉट। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन हाँ इस जब हम मेजर्स लेते हैं, जब अभी हम पढ़ेंगे, तो उससे खाली ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एम नॉट या एम एस से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लेती है इकोनॉमी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या होता है कि ये मनी सप्लाई या तो अगर ऐसे मेजर्स लिए जाए कि मनी सप्लाई या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लोगों की आरबीआई पैसा ज़्यादा देगी इकोनॉमी में ताकि डिमांड बढ़ जाए, और कंट्रैक्शनरी जब आरबीआई मनी सक आउट करेगी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, ताकि मतलब इन्फ्लेशन कम हो, ठीक है। तो ये था। तो जब मनी सप्लाई इफेक्ट होगी तो ये होता है क्वांटिटेटिव मेजर। तो क्वांटिटेटिव मेजर में ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ मनी इकोनॉमी में है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव या जनरल मेजर। तो उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर में क्या होता है, मतलब इसमें देखिए ओवरऑल मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो सेम रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी। लेकिन क्या होगा, ओवरऑल जो ट्रांसफर है फंड्स का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चला जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर को बैंक्स को बोलेंगे कि एग्रीकल्चर में आप पैसा ज़्यादा पंप करो ताकि उसकी ग्रोथ बढ़ जाए। तो इसमें ओवरऑल मनी सप्लाई में कुछ नहीं हो जाता क्वालिटेटिव में, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स को किसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उसमें ज़्यादा मतलब मनी पंप किया जा सकता है एट्सेट्रा। जैसे एग्रीकल्चर या कुछ पॉवर्टी या सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल जो होते हैं प्रॉब्लम्स, तो उनको फुलफिल करने के लिए मतलब उन सेक्टर्स में कभी कभी ज़्यादा मनी पंप किया जाए, लेकिन उससे मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी देखिए अगर एग्रीकल्चर को ज़्यादा पैसा देना है तो बैंक से चला जाएगा, ठीक है। तो बैंक ऑलरेडी उनको लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, तो जो ऑलरेडी मनी सप्लाई है उस पर कोई फर्क नहीं। मनी सप्लाई पे खाली इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू क्वांटिटेटिव या जनरल मेजर, ओके। तो क्वालिटेटिव मेजर जो है इसमें सिर्फ फंड ट्रांसफर होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, ठीक है। जैसे बैंक को बोला गया कि आप बैंक को बोला जाएगा कि आप एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोन दे दें तो ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में चला जाएगा। तो इसमें ओवरऑल मनी सप्लाई, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स इंपॉर्टेंट मेजर्स है, तो आप इन्हें थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या आता है, पहले आता है कैश रिजर्व रेशो। देखिए क्या होता है कि अब जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था, देखिए ये एक बैंक है, ठीक है, बैंक है, ओके। और ये है आरबीआई, आरबीआई। तो हर किसी बैंक को क्या करना पड़ता है, उनको आरबीआई के साथ एक अकाउंट होता है, तो उसमें उनको कुछ ना कुछ जो है अमाउंट रखना पड़ता है। मतलब जो भी उनको देखिए बैंक के पास डिपॉजिट्स आएंगी, ठीक है, बैंक के पास कस्टमर्स आएंगे डिपॉजिट लेके, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये है बैंक, ठीक है। तो इसके पास कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, कस्टमर्स आएंगे और ये अपने डिपॉजिट्स रखेंगे बैंक में, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट एटसेट्रा। जैसे करंट अकाउंट कोई खोलेगा, कोई सेविंग अकाउंट खोलेगा, कोई भी अकाउंट खोलेगा बैंक में। तो बैंक को क्या है कि उनको अब आगे वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड लोन्स, ठीक है, बैंक आगे देगी लोन, ठीक है, लोन।
और जो बैंक को लोन देगी, ये नहीं है कि बैंक के पास जो जितना कैश गया सारा के सारा लोन देगी, ऐसा नहीं कर सकती। कुछ परसेंट खुद रखेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आगे भी मतलब बैंक को तो काम चलाना है, कोई कस्टमर पैसा निकालने के लिए आएगा तो उसके लिए भी कुछ रखना पड़ेगा, और कुछ पैसा इनको आरबीआई के साथ आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। और जो पैसा इन्हें आरबीआई के साथ कितना परसेंट रखना पड़ेगा, वो हम उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो करंटली ये 3% है। मतलब अगर आरबी 3% आज का आप इसको एग्जाम टाइम के टाइम फिर देखना, ठीक है। क्योंकि मे बी मतलब यूजुअली आज जो है मार्च 2021 तक 3% था, तो इसका मतलब अगर 100 रुपीज़ जा रहा है बैंक को डिपॉजिट, तो उसमें से 3 रुपये जो है, 3 रुपीज़ आरबीआई के साथ रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो ये 3 रुपये जो रिजर्व रखने पड़ेंगे आरबीआई के साथ, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो सिंपल ये है कि जो बैंक को आरबीआई के साथ अकाउंट होता है उसमें जितना रिजर्व रखना पड़ेगा। तो करंटली 3% मतलब 100 रुपये अगर बैंक में डिपॉजिट जा रहा है तो उसमें से 3 रुपये आरबीआई में रखने पड़ेंगे। तो 3 से ज़्यादा भी रख सकती है, ठीक है। ये तो मिनिमम तो 3 रखना है, और इससे ज़्यादा भी रख सकती है बैंक, ठीक है। तो इसका क्या था कैश रिजर्व रेशियो का। देखिए पहले इसको कुछ पहले हाँ, पहले ये हुआ करता था फ्रॉम 3% टू 40%। ये कहा था पहले कि मतलब ये था पहले का जो एज पर आरबीआई एक्ट 1934। तो फिर इसको चेंज किया गया इन 2006, एक अमेंडमेंट लाई गई, तो उसके बाद इसको रखा गया शायद 0% टू 100%, मतलब नहीं अब गवर्नमेंट तक है, ठीक है। तो कोई वो इसमें फिर नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये था कैश रिजर्व रेशियो, मतलब वो जो बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा। तो इसका क्या होता है कि देखिए एक तो इसमें डिपॉजिटर्स की इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, और दूसरा है ये क्रेडिट कंट्रोल मेजर। देखिए अगर बैंक है, अगर ये बैंक है, ठीक है, बैंक, आरबीआई ने मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा कर दिया, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दिया, तो बैंक को अब क्या है कि आगे जो पैसा चला जाएगा बैंक में डिपॉजिट्स, ठीक है, मान लीजिए 3% से 4% कर दिया, 4% कर दिया, तो बैंक का क्या है कि ज़्यादा पैसा अब आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक की जो क्रेडिट आगे मिलना चाहिए वो कम होगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ इनको आरबीआई के साथ 4% रखना पड़ रहा है, तो पहले 3% रख रहा था, ठीक है। तो जब मान लीजिए देखिए अगर ये है बैंक, और मान लीजिए कस्टमर ने डिपॉजिट किया 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़। तो पहले जो मान लीजिए अभी 3% है, तो मतलब 3 रुपीज़ आरबीआई के साथ कितना रखना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशो के मुताबिक, 3 रुपीज़, ठीक है, 3 रुपीज़। अब मान लीजिए अब आरबीआई ने जो है कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज किया, 4% कर दिया, मान लीजिए 5% कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 100 और 3 गया आरबीआई को, तो आगे जो है लोन 97 रुपीज़ का दे सकती है बैंक, ठीक है, 97 का। लेकिन जो अब देखिए अब आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया इसको 3% से 5%, तो अब आरबीआई के पास कितना रहेगा, 5, ठीक है। तो जो 100 पहले तो 97 का लोन आगे दे रही थी, अब कितना देगी, खाली 95 का। तो जो क्रेडिट कितना हुआ, अब देखिए पहले 97 दे रही थी 3%, जब 3% था कैश रिजर्व रेशो, लेकिन जब कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज होगा तो लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक जो वो आगे लोन दे सकते हैं वो कम होगा। देखिए पहले 97 दे रहे थे, अब खाली 95 दे देंगे, ठीक है। तो जो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, तो इससे क्या है कि जो मनी सप्लाई है वो कम होगी, ठीक है। देखिए जैसे ऐसे हमने देखा था कि मनी सप्लाई बराबर होती है, एक तो होता है वो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो करेंसी है, अब अगर मतलब आरबीआई को ज़्यादा रखना, ये जो बैंक डिपॉजिट्स इससे आगे लोन दिया जा सकता है, लेकिन अब मान लीजिए हम इसमें खाली वो डिपॉजिट्स देख रहे हैं जो मनी जो सर्कुलेट हो सकता है, जो एज लोन दिया जा सकता है। लेकिन अब अगर ये बैंक डिपॉजिट्स आप मान लीजिए यहाँ से बैंक है, और पहले ये दे रहे थे 97 का लोन पहले, ठीक है, जब 3% था, तो ये बैंक डिपॉजिट्स मतलब लोन ज़्यादा हो रही थी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन जब 95 का लोन हुआ, जब 5% इंक्रीज हुआ कैश रिजर्व रेशो, तो 95 का खाली लोन दे सकती है, तो ये जो बैंक डिपॉजिट्स है ये डिक्रीज हो गई, तो ओवरऑल मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो मतलब कैश रिजर्व रेशो अगर इंक्रीज होगा तो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, मतलब जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन अगर अब आरबीआई इस 3% को 2% कर देगी तो आगे लोन 98 का जा सकता है। तो 98 का लोन मतलब तो फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई ने जो है कैश रिजर्व रेशो कम कर दिया तो उससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, तो कोई डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो अब यही
क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, ठीक है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर देगी, उससे ज़्यादा पैसा आरबीआई को चला जाएगा। और वो तो हम एज सच मनी सप्लाई में नहीं लेते, तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और उससे जो मनी है इकोनॉमी में वो सक आउट होता है फ्रॉम द इकोनॉमी, ठीक है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें उसको वो भी अलग है, उसमें ग्रोथ का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि मतलब लोगों को पैसा चला जाए ताकि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। ज्यूरिंग कोविड अगर आप देखोगे, देखिए इन्फ्लेशन पे आज मान लीजिए आज कुछ चल रहा है, वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ ज्यूरिंग कोविड-19 मनी जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन की गई फर्म्स की एटसेट्रा, ताकि उनके हाथ में पैसा रहे, ठीक है ना। उसके बाद आता है दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पे कोई बैंक है, ठीक है, बैंक का मान लीजिए अब यहाँ पे 100 का डिपॉजिट गया, ठीक है, 100 का डिपॉजिट गया, ठीक है, डिपॉजिट। तो देखिए अब बैंक को कुछ मान लीजिए 3% है अब कैश रिजर्व रेशो, तो 3 रुपीज़ रखा आरबीआई के साथ, ठीक है। मान लीजिए ये है बैंक और इसको गया कितना 100, ठीक है 100। तो पहले इसमें से कितना रखना पड़ा, 3 रुपये एज पर कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ा, किनके साथ, आरबीआई के साथ, ठीक है। आरबीआई को 3 रुपये देना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो है एज पर कैश रिजर्व रेशो उनके साथ 3 रुपीज़ रिजर्व रखने पड़ते हैं। तो बचा कितना, अब बैंक के पास जब 100 गया, 3 रुपये आरबीआई को दे दिए, तो अब कितना बचा बैंक के पास 97, ठीक है 97 रुपीज़। तो 97 में क्या सारा अभी आगे लोन देगी, नहीं, 97 में ये क्या करेगी, कुछ पार्ट लोन देगी, लेकिन इसमें भी क्या है कि कुछ इनको रखना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कस्टमर बैंक के पास जाएगा तो वो बोलेगा कि नहीं आप कल आ जाओ, आज पैसे नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना जो बिजनेस है वो चलाना है, ठीक है। तो 97 में से मान लीजिए देखिए 7 रुपये रखे अपने पास, जो बाकी कस्टमर्स को देना पड़ेगा, तो जो 90 है वो आगे लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो करंटली क्या है, 18% है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो देखिए 18% मतलब अगर बैंक को ये 18% का मतलब है अगर ये है बैंक और इसको चला गया 100, ठीक है 100 रुपीज़, तो अब देखिए अब 3 तो करेगी रिजर्व आरबीआई के साथ 3 रुपीज़, ठीक है, एज पर कैश रिजर्व रेशो, और 18 रुपीज़ रखेगी इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, 18 रुपीज़, ठीक है, इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बचा कितना, देखिए 18 एंड 3 इज 21, तो बचा 79, तो 79 का ये बिजनेस कर सकती है, ठीक है। तो मतलब 100 में से 79% आगे लोन वोन कुछ दे सकती है, लेकिन उसमें उसमें भी फिर करंट अकाउंट है उसमें से नहीं दे सकती। तो ओवरऑल जो है ये अगर अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी अगर आरबीआई बोलेगी कि नहीं आप अपने साथ ज़्यादा पैसा रखो, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो फिर से कम होगा, मतलब लोन आगे कम दिया जा सकता है। जितना ये सीआरआर एसएलआर इंक्रीज करेगा, बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन जो आगे वो लोन दे सकते हैं वो कम होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 3 रुपीज़ 18 रुपीज़, दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए एसएलआर जो है आज करंटली 18% है, ठीक है। तो एसएलआर जो बैंक को अपने साथ रखना पड़ेगा, अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक को अपने साथ भी पैसा रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है जब जो अब ये देखिए अब जो सीआरआर जो आरबीआई के साथ रखा, इस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। पहले कुछ नेग्लिजिबल था लेकिन अब कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलता। लेकिन जो ये 18 रुपीज़ है, अब जो 18 रुपीज़ देखिए रिजर्व की है बैंक ने, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए अब बैंक है, इसने एज पर एसएलआर 18 रुपीज़ रिजर्व की है, ठीक है, रिजर्व की बिजनेस चलाने के लिए बाकी कुछ, तो ये इन 18 रुपीज़ को अब ऐसी तो नहीं ना लॉकर में रख देगी, क्योंकि अगर लॉकर में रख देगी तो उससे कुछ जनरेट रेवेन्यू नहीं होगा। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि बैंक चाहेगा कि इस 18 रुपीज़ का भी यूज़ हो, लोन तो नहीं दे सकती क्योंकि इसको रिजर्व करना है एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो इसके बदले ये सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट के ले सकती है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक लेगी और बदले में ये 18 रुपीज़ एज सिक्योरिटी आगे दे देगा। तो सिक्योरिटीज से क्या होगा कि बैंक को थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इसको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेव कर सकती है। तो यूजुअली तो ज़्यादा बैंक चाहेगी, सबसे ज़्यादा जो बैंक चाहेगी वो चाहेगी कि इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व करे, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब चाहेंगे कि चलिए इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड हम
ये रिजर्व्स रखते हैं अपने साथ एज पर आरबीआई, ये 18% का। लेकिन उससे क्या होगा, गोल्ड जो है ज़्यादा इंपोर्ट होता है, 99% इंपोर्ट होता है, तो गोल्ड को ज़्यादा ये इसके लिए फिर आरबीआई ने दूसरी पॉलिसी अपनाई थी, वो है फिर दैट इज़ कॉल्ड कि एट हिस्टोरिक प्राइसेस पर। उतना हम नहीं जाएंगे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कैश रिजर्व रेशो जो आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो बैंक को अपने साथ रखना पड़ेगा अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। उसमें से किस किस फॉर्म में रख सकती है, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। कैश अगर खाली ऐसे ही रखेगी अपने पास तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर बाई करेगी तो उससे सिक्योरिटी, उससे इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर्स, ठीक है। तो उसके बाद कुछ देखिए और दो चीज़ें आती है इंपॉर्टेंट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट तो ये स्लाइड्स में मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो आप अब इसको याद रख लीजिए। देखिए रेपो रेट, अब मान लीजिए, देखिए थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा मेरी तरफ। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब क्या है, देखिए रेपो रेट एट विच जो ये आरबीआई है जिस पे वो लैंड करेगी बैंक को, ठीक है, बैंक को, ठीक है। बैंक, बैंक मतलब बैंक उधार लेना चाहता है आरबीआई से, तो जब बैंक उधार लेगा आरबीआई से, तो जिस रेट, जिस परसेंटेज पे आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक से, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। अगर इंटरेस्ट रेपो रेट ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, तो जो आगे फिर बैंक रेट है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब रेपो रेट का मतलब है आरबीआई ज़्यादा जो बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है एज लोन, तो उस पर आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बैंक जब आगे लोन देगी वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट करेगी। तो रेपो रेट इंक्रीज होने से जो बैंक रेट है वो भी इंक्रीज होती है। बैंक रेट है मतलब जो कस्टमर्स जो है, जो भी बरोवर्स है, लोग हैं, पब्लिक है, उनको किस रेट पे जो है लोन मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे तीन एंटिटीज है, एक तो पहले आया, एक मान लीजिए ये है पब्लिक पी, यहाँ पे मान लीजिए ये है बैंक, और यहाँ पे मान लीजिए ये है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। तो जब बैंक, अब मान लीजिए बैंक आरबीआई बैंक को पैसा देगी, ठीक है, आरबीआई बैंक आरबीआई से उधार लेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, रेपो रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ये भी आगे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये इंक्रीज इंटरेस्ट, और ये भी यहाँ से इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। मतलब अगर आरबीआई बैंक को दे रही है, जब बैंक बरो करेगा आरबीआई से, तो उसको बोलते हैं हम, जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस लोन पे, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और अगर वो बैंक जो आगे पब्लिक को देगी वो भी फिर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जो बैंक पब्लिक को देगी वो होती है बैंक रेट, ठीक है। तो रेपो रेट जो आरबीआई बैंक से चार्ज करेगा इंटरेस्ट, तो बैंक रेट जो बैंक पब्लिक से चार्ज करेगा इंटरेस्ट। अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो बैंक रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट मैकेनिज्म वो स्लो रहेगा, मतलब फिर पब्लिक ज़्यादा पैसा लोन में नहीं लेगी बैंक से, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे भी जो है ये तब किया जाता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। तो रेपो रेट जब इन्फ्लेशन इंक्रीज किया जाएगा जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, तो इसी तरह रेपो रेट डाउन होगा तो बैंक को कम पे मिलेगा, और वो भी आगे कम पे फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, लोन। ओके, नाउ दिस इज इट। नाउ रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, तो जब मतलब बैंक जो है, जब आरबीआई ही बोरो करेगी फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट इसलिए रिवर्स रेपो रेट, तो इसमें क्या है कि देखिए अब चाहती है कि मतलब आरबीआई को, यहाँ पे मान लीजिए आरबीआई, आरबीआई, ठीक है, तो ये है बैंक, ठीक है। तो देखिए ये आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ने बैंक अब आरबीआई क्या करेगी, अब आरबीआई ही बैंक से बरो करेगी, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ कुछ, इनको मान लीजिए सिक्योरिटी कुछ देगी, तो जो जब आरबीआई बैंक से पैसा बरो करेगी, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये यूजुअली इसलिए किया जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए, ओके ना। उसके बाद जो हमारा बचता है आरबीआई एंड इट इज रोल। देखिए आरबीआई क्या है कि इट वाज, ये सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है या एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, मतलब पैसा छापता है एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए आरबीआई जो है कौन कौन से डिनोमिनेशन छापता है, जो ये प्रिंट करता है, 2 रुपीज़ से आगे आगे अनलिमिटेड, ठीक है। लेकिन 1 रुपीज़
या जो उससे नीचे है जैसे 50 पैसा हुआ, 25 पैसा, ये तो वैसे अब नहीं है। तो ये डिनोमिनेशन जो है ये आरबीआई नहीं प्रिंट करता, ये गवर्नमेंट खुद प्रिंट करती है। 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा। लेकिन जो आगे फिर 2 रुपीज़ से आगे आगे 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ उसे अनलिमिटेड वो आरबीआई प्रिंट करती है। तो जो 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 4 एट्सेट्रा उस पर सिग्नेचर होता है आरबीआई गवर्नर का, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का। और जो फिर ये 1 रुपीज़ 50 पैसा इस पे सिग्नेचर होता है फिनेंस सेक्रेटरी का, ठीक है, फिनेंस सेक्रेटरी का। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो 1 रुपीज़ और उससे नीचे वाले डिनोमिनेशन है इनको प्रिंट करता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इनको प्रिंट क्यों करता है? क्योंकि इससे देखिए वो जो है इसका जो फेस वैल्यू होता है वो बराबर होता है मटेरियल वैल्यू के। जैसे फुल बॉडीड मनी में पढ़ा था, 1 रुपीज़ इज अ टाइप ऑफ फुल बॉडीड मनी, मतलब जो फेस वैल्यू है वो मटेरियल जितना इसका आयरन है उसके बराबर होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रिंट कर सकती है, ठीक है। तो इस पर सिग्नेचर होता है फिनेंस सेक्रेटरी का, एफएस, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देख लोगे, अब जो 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ एटसेट्रा 5 रुपीज़, सॉरी 5 10 एटसेट्रा, इस पे सिग्नेचर होता है आरबीआई गवर्नर का, ठीक है, आरबीआई गवर्नर का। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा, फिनेंस सेक्रेटरी साइन करता है ऑन 1 रुपी नोट, या उससे जो नीचे डिनोमिनेशन गवर्नमेंट प्रिंट करती है और उससे आगे जो है आरबीआई प्रिंट करता है। और ये 1 रुपीज़ इसलिए गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है क्योंकि देखिए इससे इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 रुपी जो है इसका जो फेस वैल्यू है वो बराबर मटेरियल वैल्यू के है, मतलब ये फुल बॉडीड मनी है, ठीक है। 1 रुपीज़ 1 रुपी जो कॉइन जो है फुल बॉडीड मनी है। फुल बॉडीड मनी मैंने आपको समझाया था, फेस वैल्यू और मटेरियल वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो उसके बाद आरबीआई की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो जो 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 कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। देन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द प्राइवेट सेक्टर विद पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। तो पहले ये जो था, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब है, देखिए इसमें क्या था, अगर मतलब देखिए कोई भी बैंक है, बैंक जिसके ज़्यादा शेयर्स होंगे वही बैंक के कहलाएगा। मतलब देखिए अगर गवर्नमेंट के शेयर्स 51% है और प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स 49% है, तो ज़्यादा शेयर्स किसके हुए? गवर्नमेंट के। तो ये बैंक कहलाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। लेकिन अगर अब कोई भी बैंक है और इसकी जो मतलब है, देखिए 51% शेयर किसका है? वो है प्राइवेट सेक्टर का, और 49% है गवर्नमेंट का। तो जिसके ज़्यादा शेयर होंगे वही कहलाएगा। तो 51% ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा। तो इसको एज एस्टेब्लिश किया गया था प्राइवेट सेक्टर बैंक। पहले जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो तब इसमें जो कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था वो 5 करोड़ रुपए था, ठीक है। लेकिन फिर इसको 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया। मतलब फिर इस बैंक के जो शेयर्स है 51% किए गए फॉर गवर्नमेंट, मतलब इसको फिर नेशनलाइज किया गया। अब ये प्राइवेट नहीं है बल्कि अब ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो इसको हेड करता है आरबीआई गवर्नर। तो उसको असिस्ट करते हैं 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर असिस्ट करते हैं आरबीआई गवर्नर को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो हेड करते हैं आरबीआई को। और थोड़ा आप रखोगे याद यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये होती है 6 मेंबर बॉडी, ठीक है, 6 मेंबर बॉडी, ठीक है। अब इसको क्यों किया जाता है कॉन्स्टिट्यूट? ये कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट टाइम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आई थिंक उर्जित पटेल कमेटी, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो मैं उस कमेटी की का नाम आपको बता दूंगा इस टाइम। आई थिंक दैट इट इज़ उर्जित पटेल कमेटी, बट आई एम नॉट श्योर। फिर भी आप देखना कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी किसकी रिकमेंडेशंस पे एस्टेब्लिश की गई थी। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है कि ये 6 मेंबर बॉडी है, इसमें एक तो गवर्नर, ठीक है, एक तो आरबीआई गवर्नर और फिर डिप्टी गवर्नर्स। उसके बाद जो कितने बचे, एक तो वो चार हुई, ठीक है। चार चार जो होते हैं वो, हाँ इसमें आप याद रखोगे, देखिए 6 मेंबर बॉडी, तो एक तो गवर्नर आरबीआई का, और उसके बाद ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, एमपीसी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये एक तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखती है कि कितनी इन्फ्लेशन रखनी है, ठीक है, इंडिया में। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो इंडिया में करंटली है वो होती है फ्रॉम, देखिए 6% प्लस माइनस
2%, ठीक है। सॉरी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये है एक 6 मेंबर बॉडी, ठीक है। तो इसमें 3 मेंबर्स, एक तो आरबीआई गवर्नर और फिर 2 डिप्टी गवर्नर्स, और उसके बाद जो 3 मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है। तो ये होती है 6 मेंबर बॉडी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये क्या करती है, इनका जो बेसिक रहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट कैसे करना है इन द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब कितनी मनी सप्लाई रहनी चाहिए, किस तरह का इन्फ्लेशन रहना चाहिए, एट्सेट्रा। तो जो इनका जो प्राइमरली जो जिस पे ये काम करते हैं वो होता है 4% ±2%। मतलब मैक्सिमम ये कब एक्शन कब लेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि हाँ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है। अगर इन्फ्लेशन मैक्सिमम लिमिट इसका 4% ±2%, तो मैक्सिमम 6%। अगर इन्फ्लेशन 6% तक जाती है ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी तक इन्फ्लेशन ठीक है। लेकिन 6% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी। मतलब बैंक जो है सीआरआर इंक्रीज कर देगी, रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, तो बैंक जो है पैसा सक आउट करेगी फ्रॉम द इकोनॉमी। लेकिन अगर अब 2% जा रही है, 2% से नीचे जा रही है, ठीक है, 2% से नीचे, तो उससे क्या होगा कि अब लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है, ठीक है। मतलब मान लीजिए वो पॉवर्टी जैसा होगा, ग्रोथ कम होगी फिर, ठीक है। उससे इन्फ्लेशन तो कम होगी लेकिन ग्रोथ कम होगी, ठीक है। मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी अगर 2% इन्फ्लेशन चली जाती है, ठीक है। तो तब भी आरबीआई क्या है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, रेपो रेट डिक्रीज करेगा, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ताकि जो पैसा है वो इकोनॉमी में ज़्यादा सर्कुलेट हो, ठीक है। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो इसको आप याद रखोगे, एमपीसी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2016 में, एंड किसकी रिकमेंडेशंस इसमें दी गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, देखिए थोड़ा सा काम आ गया था, तो देख लीजिए, देखिए फिनेंशियल, हाँ उसके बाद हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको मॉनेटरी कमेटी के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ठीक है। तो जो इसके 6 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, 6 मेंबर बॉडी है ये, ठीक है। तो परसेंट का मैंने आपको इसका क्या रहता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब दूसरा जो आता है फिनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। देखिए फिनेंशियल ईयर जो आरबीआई का रहता है नॉर्मली जो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो फिजिकल ईयर रहता है इंडिया का। लेकिन आरबीआई का रहता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, 30 जुलाई, जून, 1 जुलाई से अगले साल के 30 जून तक। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब 1 अप्रैल को अगर रखेंगे तो आरबीआई को बाकी बैंक्स को कुछ चेक करना पड़ता है, उनके फिनेंशियल रिपोर्ट्स एट्सेट्रा सिक्योरिटीनाइज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इनका जो फिनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अब इसके बाद थोड़ी सी इसका रोल या जो लिखा है सिलेबस में, फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस देखिए, सोल अथॉरिटी टू प्रिंट मनी। तो एज पर वो मैंने आपको बोला पहले, मनी प्रिंट होता था एज पर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। लेकिन अब होता है एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो उसमें वो मैंने ऊपर समझाया कि उसमें 200 करोड़ की गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ और फिर बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिजर्व करनी पड़ती है। तो जो 1 रुपीज़ और 50 पैसा, इसको कौन प्रिंट करता है, इसको प्रिंट करता है गवर्नमेंट खुद, ठीक है। तो ये फुल बॉडीड मनी है और इसको क्या होता है, सिग्नेचर होता है इस पे फिनेंस सेक्रेटरी का, और उस पे जो नोटिस पे आरबीआई गवर्नर का, ठीक है। तो गवर्नमेंट बैंक देखिए, और आरबीआई क्या होता है, लेंडर्स टू गवर्नमेंट एज वेल एज मैनेजर्स बोरोइंग प्रोग्राम। तो जो जैसा मैंने आपको बोला, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए अपना, मतलब उनके फिनेंसेस बराबर नहीं है, तो वो उसको डेफिसिट फिनेंसिंग कहते हैं। तो डेफिसिट फिनेंसिंग पूरी कब होती है, फिर वो ज़रूरत वो गवर्नमेंट पूरी करती है फ्रॉम आरबीआई, उसको सिक्योरिटीज़ देती है और बदले में
पैसा लेती है, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम है, आईएमएफ से कुछ लेना है, लोन वोन एटसेट्रा, वो भी मैनेज कौन करता है? आरबीआई, ठीक है। उसके बाद क्या है? बैंकर्स बैंक। तो इसका मतलब है, देखिए, बैंक्स को एक तो अकाउंट रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, और उसके साथ कुछ रिजर्व्स, जैसे कैश रिजर्व रेशो। उसके बाद हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे, बैंक जो है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू बैंक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स। उसका मतलब क्या है? देखिए, आप मान लीजिए, इसका मतलब क्या है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का? अगर कोई बैंक है, आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है और एसबीआई बैंक है, ठीक है, और एसबीआई, तो दोनों में क्या होगा कि अब मान लीजिए किसी के पास एचडीएफसी का एटीएम है और उसने एसबीआई से पैसा निकाला, ठीक है, एसबीआई से पैसा, मगर पैसा गया एचडीएफसी को, तो क्लेम अब किसकी है? एसबीआई की क्लेम एचडीएफसी पर है। इसी तरह एचडीएफसी का कोई गया, उसने एसबीआई से निकाला, एसबीआई की एचडीएफसी से निकाला, तो इस तरह जो है बैंक्स का एक दूसरे पे क्लेम रहेगा। तो उसके लिए जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है कौन? आरबीआई। जैसे नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो जैसे नेफ्ट में क्या होता है? जीई, आपने ये सुना होगा, जैसे एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब अगर ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ के एसबीआई के कस्टमर्स ने आईसीआई के बैंक से 1 लाख लिया, और बदले में आईसीआईसीआई ने इनसे 2 लाख लिया। तो ओवरऑल देखिए, इन्होंने 2 लाख और इन्होंने 1 लाख, तो अब 1 लाख किनका किनका ज़्यादा है? वो आईसीआईसीआई का है, तो एसबीआई को देना पड़ेगा यहाँ से 1 लाख। तो उसके लिए जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, पहले सीधे एक फैसिलिटी हुआ करती थी उस तरह, लेकिन अब सीधे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये पैसा उस बैंक को चला जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो उसके बाद जो दूसरा आता है इसमें, ग्रॉस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। तो उससे देखिए, अब इतना ठीक है वैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो उसके बाद जो वो ग्रॉस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसमें से जो है 2 लाख की लिमिट रहती है, लेकिन एनईएफटी में कोई लिमिट फ्रॉम 1 to 2 लाख, ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा हो तो ग्रॉस में आएगा, ठीक है। देन सुपरवाइजर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका मतलब है, देखिए, एक तो बैंक्स को मैनेज करता है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी, ठीक है। तो जैसे कुछ मुथूट फाइनेंस एटसेट्रा उनको हुआ, तो उनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। लेकिन जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, उनको रेगुलेट करता है आईआरडीए, न कि आरबीआई। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज को, लेकिन जो बाकी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मुथूट फाइनेंस एटसेट्रा, मतलब वो अलग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अलग तरीके का बिजनेस करती है। वो इस तरह लोन वोन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि क्या करती है, बैंक से पैसा, पब्लिक से पैसा लेगी, फिर शेयर मार्केट में लगा के खुद का भी कमीशन लेगी और पब्लिक को भी उसका पैसा देगी, ठीक है। क्योंकि उससे जो है रिस्क कम रहता है, क्योंकि अगर पर्सन खुद शेयर मार्केट में चला जाता है तो उसको शेयर्स का पता नहीं होता है एटसेट्रा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। नाउ सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट बैंक्स। तो इसमें कौन आता है? देखिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जैसे इमीडिएट मोबाइल ऐप, नेशनल, ये आपने देखा होगा, इसमें तो शायद 2 लाख की लिमिट रहती है, और इसमें शायद अप टू जो जो होता है, जैसे मतलब आम जो आप फ्रॉम 1 रुपीज़ टू 2 लाख। लेकिन आरटीजीएस में डेफिनेटली 2 लाख ही ट्रांसफर हो सकता है, 2 लाख से आगे आगे, ठीक है। तो एनईएफटी में 1 रुपीज़ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें से लोअर लोअर फंड ट्रांसफर 1 रुपीज़ एटसेट्रा, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, पेमेंट जो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, जैसे इंटरनेट पेमेंट गेटवेज हुआ, जैसे वीज़ा, रुपए, मोबाइल मनी ट्रांसफर, तो इनको भी सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई। तो उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब जैसे डॉलर्स, युआन, हार्ड करेंसीज, जो भी मतलब बाहर से कोई सपोज टूरिस्ट आ रहा है, तो वो जो पैसा यहाँ से प्रिंट करके लेता है, जैसे ये है आरबीआई। तो यहाँ से मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया, ठीक है, टूरिस्ट अमेरिका से आया, तो ये क्या देगा आरबीआई को? डॉलर, ठीक है, डॉलर। और बदले में आरबीआई इसको मान लीजिए 35 रुपीज़ देगी $1 के बदले। तो ये होता है फॉरेक्स रिजर्व करना, ठीक है। तो मतलब फॉरेक्स के बदले में कितना मनी छपेगा एटसेट्रा, तो वो भी कौन करता है? रेगुलेट आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर ये है, अब मैंने आपको बोला मनी प्रिंट करना है, तो 3 चीज़ों से होगा। एक तो पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद फॉरेन सिक्योरिटी। अब यहाँ से टूरिस्ट आया, ठीक है, टूरिस्ट आया, तो ये है आरबीआई, ठीक है।
तो टूरिस्ट क्या देगा, जब इंडिया आया तो ये फॉरेन सिक्योरिटीज, ये तो डॉलर, आरबीआई को डॉलर इंक्रीज होंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसे फॉरेन सिक्योरिटीज इंक्रीज होंगी, और बदले में इसको क्या देगी, मनी प्रिंट करके, ठीक है, मनी प्रिंट करके, ओके। तो जब टूरिस्ट्स आएंगे तो फॉरेन सिक्योरिटीज इंक्रीज होंगी, फॉरेक्स बढ़ेगा, और जो बदले में क्या है, मनी मिलेगा टू द टूरिस्ट, इंडियन रुपी मिलेगी, ठीक है। तो ये भी है एक वे ऑफ प्रिंटिंग मनी, ठीक है। तो जब भी प्रिंट मनी होता है तो ये देखना होता है कि मतलब कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फॉरेक्स से फॉरेन सिक्योरिटी इंक्रीज होगी और मनी टूरिस्ट को चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ मॉनेटरी डेटा जो है सिर्फ आरबीआई के साथ रहता है, तो इसके लिए ये क्या करती है, एक तो इनका रिपोर्ट होता है, एक तो आरबीआई बुलेटिन एंड रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, ठीक है। एक तो आरबीआई बुलेटिन होता है इनका जो वीकली होता है, और रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई होता है, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कहीं, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये कौन है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस किसकी पब्लिकेशन है, आरबीआई की, और इनका एक अपना वीकली पब्लिकेशन आरबीआई बुलेटिन रहता है, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट रेगुलेटर्स मनी सप्लाई थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद डेवलपमेंटल रोल भी रहता है, जैसे आरबीआई का मतलब देखिए, कैश रिजर्व रेशो कम कर देगी और बैंक को बोलेंगी कि चलो अब आप इंटरेस्ट ज़्यादा दे सकते हो, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोन दे दो, जो सोशली बैकवर्ड सेक्शन है उनको ज़्यादा लोन दे दो, सेविंग्स को प्रमोट कर सकती है, इसी तरह कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एटसेट्रा, ठीक है। एडुकेट क्रेडिट दे सकती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये था रोल ऑफ आरबीआई, ये था मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। एंड इसके बाद हम फिजिकल पॉलिसी ऑफ आरबीआई इंडिया वो भी देखेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।